हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो बता देता हूँ, मेरा नाम आशुतोष है। मैं 2019 से स्वीडन में रहता हूँ। तो भाई ऐसा है, एक एनआरआई जो होता है ना, स्टोरी उनकी सिमिलर ही रहती है, ऑलमोस्ट 70-80%। ठीक है, पहले 2 साल के लिए वीजा लगता है। स्पेशली यहाँ की बात करूँ, हम लोग पहले आते हैं, 2 साल का वीजा रहता है, कंपनी स्पॉन्सर्ड वीजा रहता है। जो कोई आते हैं यहाँ पे, दोस्त वगैरह पूछते फिर क्या प्लान है, जा रहा हूँ यार 2 साल, पैसे वैसे कमाऊंगा, घूमूंगा, फिर आ जाऊंगा, बसना थोड़ी है यहाँ पे। फिर क्या 2 साल के बाद ना फिर ये लोग और एक वीजा देते हैं जो एक्सटेंशन होता है 2 साल का, तो 4 साल हो जाता है। तो फिर क्या प्लान है भाई, तू आने वाला था? अरे यार 2 साल हुआ है, वो लोग रेस कर रहे हैं वीजा, थोड़ा पैसे वैसे और सेव कर लेते हैं, 4 साल के बाद निकलता हूँ। और क्या, यही तो प्लान है। 4 साल हो गए, और भाई कब आ रहा है, क्या प्लान है? यार मुझे ना अभी पता चला 4 साल अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो तुमको पीआर मिलता है, लाइक परमानेंट रेसिडेंस। तो अगर मिल रहा है तो भाई ले लेते हैं ना। बात तो सही है। फिर 4 साल के बाद हम लोग पीआर ले लेते हैं, पीआर हो गया, चलो। अब क्या है ना भाई, अगर वो 5 साल हो जाए ना, बस तो 5 साल अगर रह गया ना, तो अगर तेरे पास पीआर भी है, तेरा 5 साल भी हो गया ना, तो यहाँ पे तुम सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। फिर बंदा सिटीजनशिप अप्लाई करता है और यही चलता रहता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या चलता है कि तुम आते हो यहाँ पे, पहले रेंट पे रहते हो, फिर सब लोग बोलते हैं यार रेंट दे रहा है तू यहाँ पे, तू पागल है, स्वीडन में रह के तू रेंट दे रहा है, तू घर खरीद, उससे कम पैसा लगेगा, डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बट मंथली तेरा फिर कम ही जाएगा, और फिर अल्टीमेटली तेरा घर होगा। ये घर अप्रिशिएटिंग एसेट है, प्राइस बढ़ेगा, तेरा फिर फायदा होगा। तो क्या होता है, बंदा फिर घर ले लेता है, घर ले लिया, फिर उसके बाद क्या होता है कि चलो, अरे घर तो ले लिया, इंडिया में लग्जरी गाड़ियां कहाँ चलाएंगे यार, यहाँ पे मिल रही है, एक काम कर, लाइसेंस ले ले। तू गाड़ी मत ले, तू कभी घूमने जाएगा तो ये BMW और ऑडी वगैरह रेंट करना, फिर चलाना यार। तो फिर लाइसेंस लेता है, फिर लाइसेंस हो गया, लाइसेंस हो ही गया तो एक गाड़ी ले लेता है। कितना रेंट करेंगे, मतलब अपनी एक गाड़ी रहेगी तो थोड़ा, इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है यहाँ पे, तो गाड़ी अगर रहेगा तो कन्वीनियंट रहेगा, तो गाड़ी ले लो। मत करो, रहने लो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो ये है सच्चाई एक एनआरआई की, और बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। बट क्या है, आप लोगों ने बहुत टाइम से मुझे पूछ रखा है कि भाई आपके सिटीजनशिप का क्या हुआ, आपने अप्लाई किया कि नहीं? हाँ, मैंने किया था अप्लाई, 2024 सितंबर से अप्लाई किया था मैंने। और सिटीजनशिप जैसे ही मैंने बताया था, नए रूल्स आ रहे हैं, जून फर्स्ट वीक से आई थिंक एप्लीकेबल होंगे, जो कि 8 साल आपको यहाँ रहना है, फिर कुछ टेस्ट वगैरह देना है, स्वीडिश लैंग्वेज को भी मैंडेटरी किया जा रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही है। मेरा एक दोस्त था, उसको 6-7 दिन में आ गया था, मैं बोला कि चलो मेरा भी आ जाएगा। और 2024 से मैंने अप्लाई किया था, आज कितना हो गया, 2026। तो इस वीडियो में मैं अपना अपडेट दूंगा और मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कैसे क्या हुआ था। तो जैसे यहाँ पे हम लोग जब कंपनी में जॉब करते हैं तो वीजा वगैरह कंपनी स्पॉन्सर करती है, तो हमें कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन सिटीजनशिप कंपनी आपकी अप्लाई नहीं करेगी, तो आपको ही करना पड़ेगा, वो माइग्रेशन वर्केट में जाके, और वो स्वीडिश में रहता है। ऑब्वियस सी बात है यार, स्वीडन में रहते हो। मेरा एक दोस्त बोलता है अबे यार ये ट्रांसलेट का ऑप्शन क्यों नहीं है? मैं बोला भाई तुम सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, वहां पे भी साला ट्रांसलेट, तुमको इंग्लिश चाहिए, तो स्वीडन में स्वीडिश ही बोलते हैं, वो फिल करना रहता है, और फिर 1500 क्रोना आपको पे करना रहता है। ठीक है, और खत्म। उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद तुम वेट करोगे। तुम्हारा अगर आना होता है तो वो आ जाता है, 1-2 वीक में उनसे अपडेट आ जाती है कि तुम अपना पासपोर्ट और जो वीजा है, जो आरपी कार्ड, यूटी कार्ड जिसको बोलते हैं, वो 2 हम वेरीफाई करेंगे। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, तो आई हैड टू वेट 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स के बाद मैंने रिक्वेस्ट टू कंक्लूड एक डाला माइग्रेशन वर्केट को, कि इतना टाइम हो गया है, 6 महीने के बाद तुम कंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने वो किया, तो वो लोग रिजेक्ट कर दिए कि वी कैन नॉट प्रोवाइड यू स्वीडिश सिटीजनशिप, बिकॉज हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशंस है, हम आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, so we are rejecting it. That doesn't mean that you are not eligible or you can apply it. तो उसके बाद माइग्रेशन कोर्ट में आप ये बोल सकते हो कि मैंने अप्लाई किया था, 6 महीना चला गया, वो लोग नहीं दिए, तो वो एक टेम्पलेट रहता है, उसको फिल करके मैंने मतलब अपील किया मैंने कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो कोर्ट वालों ने मेरे फॉर में ही डिसीजन दिया कि मतलब दिस इज जनरल प्रोसेस, मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है, सबका ही ऐसा आता है, इसके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन दे डोंट गिव अ स्पेसिफिक टाइम टू माइग्रेशन वर्केट कि इतने टाइम में तुमको देना है, बट यू हैव टू गिव अ डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मैंने सितंबर 24 का अप्लाई किया था, तो मार्च में ये सब हुआ,
और ऐसा हो गया था कि तुमको 3 वीक्स के अंदर ही वो डालना होता है कोर्ट को। मेरे को एक मेल आया कि माइग्रेशन वर्केट को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि डिसीजन दो, बट उससे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद अगस्त में 2025 अगस्त में मुझे एक 11 पेज का कुछ एक क्वेश्चनर आता है। जो सारी चीजें मैंने एप्लीकेशन भरते टाइम की थी, सिटीजनशिप एप्लीकेशन के टाइम, वही सारी चीजें 11 पन्ने का एक आता है डॉक्यूमेंट, उसको फिल करो, तुम्हारा ट्रैवल हिस्ट्री बताओ। तो मैंने सब कुछ वहां पे दिया था। वो क्वेश्चनर के साथ उन लोगों ने बोला था कि तुम अपना आरपी कार्ड और पासपोर्ट भी हमें दो। मैं सब कुछ उनको दिया था। तो अगस्त के बाद नवंबर 18 को मुझे एक चिट्ठी आती है कि भाई द पासपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू अस इज एक्सपायर्ड। क्या पागल है, एक्सपायर्ड नहीं था एक्चुअल में, लेकिन वो एक्सपायर्ड बता के ऐसे चिट्ठी में लिखा था, तुमने लिखा है कि पर्सनली कलेक्ट नहीं किया था। उसके बाद मैंने कॉल किया, उनको बोला कि भाई तुमने ऐसे क्यों लिखा है कि आई हैव गिवन यू एक्सपायर्ड पासपोर्ट। तो बोलते ओ गलती से मैंने लिख दिया। भाई इतनी बड़ी गलती। उसके बाद क्लैरिफिकेशन वो करती है कि तुमने जो पासपोर्ट मुझे दिया है, हमको ऐसा एक डॉक्यूमेंट दो आइडेंटिटी चेक करने के लिए जिसको तुमने पर्सनली इन पर्सन जाके कलेक्ट किया। तो मैंने बोला ओके, मेरे पास जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है वो मैं दे सकता हूँ और वो मैंने इन पर्सन किया था। तो उसने बोला ठीक है दे दो। उस लेटर में ये भी लिखा था कि तुम्हारी बेटी अनायरा जो है, तुम चाहते हो कि उसका भी सिटीजनशिप अप्लाई किया जाए तुम्हारे साथ, जबकि उसके पास कोई पीआर नहीं है। शी वाज 2 years 8 months बाय द टाइम। मैंने बोला ठीक है भाई क्यों नहीं। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये मुझे सबमिट करने थे 3 वीक्स के अंदर, और मेरी फैमिली जो है वो 3 वीक्स के बाद आ रहे थे। तो मैंने उनको कॉल किया कि देखो ऐसा है कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, बट मेरी बेटी का जो यूटी कार्ड है या पासपोर्ट है वो अभी है नहीं, क्योंकि दे हैव ट्रैवल टू इंडिया। फिर बोलती है कोई बात नहीं, वो आने के बाद तुम दे दो, तुमको जो क्वेश्चन वगैरह दिया है उसको फिल करके दो। तो मैंने दे दिया सब कुछ। जब वो लोग आए अनायरा और नेहल, मैंने फिर अनायरा का पासपोर्ट और आरपी कार्ड सबमिट कर दिया, उसको बोला कि आई हैव सबमिटेड। तो फिर मैंने सबमिट कर दिया। दिसंबर 27 को वो लोग आए थे वापस, मैंने 28 को ही कर दिया था। फिर मुझे 17 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको पर्सनल अपीयरेंस करना है। ये वाला जब आ जाता है पर्सनल अपीयरेंस वाला, इसका मतलब ऑलमोस्ट डन है। फरवरी 17 को आया था और मैं 23 को ही मेरे को स्लॉट मिल गया था। 23 को पर्सनल अपीयरेंस के लिए मैं गया यहाँ पे माइग्रेशन वर्कर। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक किया, जूम करके मेरा फेस चेक किया कि ये वही बंदा है कि नहीं। तो बेसिकली आइडेंटिटी चेक। सब लोग बोलते हैं कि 48 आवर्स में 4-5 दिन में आ जाता है। मेरा ये 23 फरवरी को पर्सनल अपीयरेंस हुआ था, ठीक है। फिर 17 मार्च को बेटी का बर्थडे है। उस दिन 2-3 बजे मैं ऐसे देखता हूँ कि मेल है कुछ माइग्रेशन मार्केट से, और उस मेल में डिसीजन रहता है और वो लोग हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। मजाक करो। फाइनली मुझे अपना स्वीडिश सिटीजनशिप का डिसीजन मिल जाता है और हम दोनों को, एक्चुअली मुझे और मेरी बेटी को मिल जाता है। जाने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस। आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, बट आई एम प्राउड ऑफ द जर्नी। पिछले 6-7 साल से हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एक नई कंट्री में आके कम्प्लीटली स्क्रैच से अपना सब कुछ चालू करते हैं एंड देन एंड अप गेटिंग द सिटीजनशिप। तो हाँ, एक अचीवमेंट तो है, बट आई जस्ट कंसिडर दिस एज अ डॉक्यूमेंट। जैसे मेरा इंडियन पासपोर्ट मेरा एक डॉक्यूमेंट था, एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, लिटिल बिट पावरफुल डॉक्यूमेंट। स्वीडिश पासपोर्ट होने से मैं स्वीडिश नहीं बन जाऊंगा, रहूंगा मैं हमेशा इंडियन। ऑन पेपर ऑफ कोर्स आई एम अ स्वीडिश सिटीजन, बट मेरा कल्चर, मेरा माइंडसेट प्रोबेबली इंडियन ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग सिटीजनशिप के लिए वेट कर रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।